हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज ये हमारा 10th वीडियो है। इसमें भी हम 10 MCQ कवर करेंगे। क्वेश्चन पहला कहता है, अग्रिम राशियों का भुगतान रोकड़ पुस्तिका में। कि अगर कोई गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं और आप एडवांस देते हो तो आप उसका लेखा कैसे करेंगे। ऑप्शंस हैं भुगतान पक्ष की और विवरण के कॉलम में, और समायोजन पर लौटाई गई राशि प्राप्ति पक्ष के विवरण कॉलम में। तो ये बिल्कुल सही लिखा है, सिंपल है। देखो थोड़ा हिंदी इंग्लिश में आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देख लीजिएगा क्वेश्चन। देखिए, जब अपन किसी कर्मचारी को एडवांस देते हैं, सपोज करो हमारा कॉलेज है और कोई अधिकारी है, उनको कैंप कराना है, ठीक है, कैंप के लिए पैसा अभी आना है, तो उन्होंने कहा हमें कुछ एडवांस दे दीजिए, ठीक है। हमने उनको एडवांस दे दिया, तो एडवांस देंगे तो एक तो पेमेंट साइड में लिखेंगे, तो पेमेंट साइड में पर्टिकुलर कॉलम में, और जब वो वापस हमें रिटर्न कर देंगे तो हम उसे रिसिप्ट कॉलम में दर्ज करेंगे। तो सिंपल है। सेकंड है, अग्रिम एवं समायोजन पर लौटाई गई राशि को लाल स्याही से लिखा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम एंट्रीज अपनी जो कैश बुक में करते हैं वो नॉर्मल सी नीली स्याही से करते हैं, लेकिन जो एडवांस वाली एंट्री है वो आपको लाल स्याही से एंट्री करनी है। ये इंपॉर्टेंट था। और अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि रोकड़ शेष का भाग होंगे, और ये जो एडवांस अमाउंट होता है जब कैश बैलेंस मिलाया जाता है तो उसमें उसे एज अ पार्ट ऑफ कैश माना जाता है। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो जब भी आप एडवांस देते हैं तो आपको इन तीनों बातों का ध्यान रखना है। ये अभी वापस रूल्स आएंगे, मैं बताता हूँ। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये 4 रूल है। रूल 49(4) इंग्लिश में भी है। कार्यालय के छुटपुट व्ययों की पूर्ति के लिए अथवा सामान की खरीदी के लिए सरकारी कर्मचारियों को स्थायी अग्रिम में से अस्थायी अग्रिम का या अग्रिम के बिल पर आहरित राशि का भुगतान रोकड़ पुस्तक में लेखांकित करने के लिए रोकड़ पुस्तक के भुगतान पक्ष की ओर प्रविष्टियां लाल स्याही से की जाएंगी। मैं हर बार बोला, चूंकि ये नियम है, नियम की तरह पढ़े जाते हैं। वैसे इसका जस्ट मैं आपको बता दिया था कि अगर उनको कोई सामान की खरीदी करनी है या कोई और मैटर है तो हम उन्हें एडवांस अगर देते हैं तो एडवांस हम लाल स्याही से पहले पेमेंट साइड में लिखेंगे। फिर क्या लिखता है, व्यय का समायोजन दर्ज करते समय इस प्रकार भुगतान की गई राशि को प्राप्ति पक्ष के विवरण कॉलम में प्रविष्टियां लाल स्याही से दिखाई जाएंगी और व्यय की राशि को कॉलमों में सामान्य रूप से दर्ज किया जाएगा। अब क्या होगा, देखो पहले वो 10,000 रुपये लेके गए तो हमने उसे पेमेंट साइड में लिखा और लाल स्याही से लिखा, ठीक है। फिर वो वास्तव में खर्चा होगा, मान लीजिए वास्तव में खर्चा 9,500 रुपये हुआ, ठीक है। वास्तव में खर्चा 9,500 रुपये हुआ। हम पहले तो उनसे 10,000 रुपये प्राप्त करेंगे क्योंकि बिल पास होकर आ जाएगा। तो बिल पास होकर आ जाएगा तो 9,500 रुपये उनके खाते में आ जाएंगे। 500 रुपये उनका कैश पड़े होंगे तो वो 10,000 रुपये हमें जमा करा देंगे। कुल मिला के हम कर्मचारी को जितना एडवांस देते हैं उतना हम उससे वापस वसूल कर लेते हैं। और उसके बाद चूंकि अब व्यय हो चुका है तो फिर से नॉर्मल तरीके से, जैसे हम पेमेंट कॉलम में नॉर्मल तरीके से दिखते हैं तो वैसे दिखते हैं। तो कुल मिला के आप जब तक एडवांस का समायोजन हो नहीं जाता तब तक आप उसे खर्चे की तरह नहीं लिख सकते। पहले दे दीजिए, फिर रिसीव कर लीजिए, और फिर जब वास्तव में खर्चा हो जाए तो उसे वास्तविक खर्चे की तरह रिकॉर्ड कर लीजिए। इसके अलावा ऐसे एडवांसेस को एज अ पार्ट ऑफ कैश माना जाता है। तो वो मैंने कहा ना, MCQ में कुछ भी बना सकता है। वो बोल देगा कि एडवांसेस गिवन विल बी कंसीडर्ड एज एन एसेट्स, कंसीडर्ड एज अ बैंक बैलेंस, कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैश बैलेंस, नन ऑफ द अबव, ऐसा वो कुछ भी बना देगा। तो आपका ये नियम सुना हुआ रहेगा तो ध्यान रहेगा। और अब कार्यालय अध्यक्ष, हेड ऑफ ऑफिस से क्या एक्सपेक्टेशन है। हेड ऑफ ऑफिस ये देखेगा कि सरकारी कर्मचारियों को दिए गए एडवांसेस के लेखाबद्ध किए बिना नहीं रखा गया हो। अब कई बार एक वर्ड होता है, हम अकाउंट्स की भाषा में बोला जाता है उचंती। उचंती आपने वर्ड वहाँ पे भी सुना होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। पर उचंती का मतलब होता है ऊपर ऊपर से, या एक वर्ड होता है दस्ती। तो ये भी वर्ड्स कुछ एक चलते हैं कि भाई जैसे किसी ने कहा सर मुझे 2 दिन के लिए एडवांस दे दो, और अकाउंटेंट ने सोचा कैश बुक ने क्या है 2 दिन में तो आ ही जाएंगे तो उसे ना लिखो। ऐसा नहीं करना है। और हेड ऑफ ऑफिस को इंश्योर करना है कि अगर कोई एडवांसेस दिए गए हैं, भले वो 2 दिन 4 दिन में ही वापस आ जाएंगे, तब भी आपको उसे कैश बुक में लिखना ही है। बिना लिखे उसे नहीं छोड़ना है। और फिर लिखा है तो लिखने से फिर पक्का याद भी रहता है, लाल स्याही से लिखा हुआ है तो स्पष्ट दिखाई देगा। और फिर आपको उसका समायोजन और वसूली भी करनी है। ये सब हेड ऑफ ऑफिस को इंश्योर करना है कि एडवांस दिया था उससे वापस आ गया कि नहीं आ गया, और एंट्रियों को घुमा दिया गया या नहीं घुमाया, ठीक है। तो ये सब उसका काम है। इसके बाद है, सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी पदीय स्थिति में प्राप्त की गई गैर सरकारी राशि रखी जाएगी। तो इसको आप याद कर लीजिए, 50-50 रूल, ठीक है। तो आप ये समझिए कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं, और अगर वो कोई गैर सरकारी राशि प्राप्त करते हैं तो वो PD खाते में रखी जाएगी। PD खाते का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो पर्सनल डिपॉजिट्स अकाउंट में रखी जाएगी। जैसे कि हमारी कॉलेज की बात बताऊं तो हमारे कॉलेज में एक खाता तो एक है जिसका नाम है महाविद्यालय विकास समिति का बचत खाता, ठीक है।
और एक हमारे पास है पीडी खाता। तो पीडी खाता खुलवाया जाता है, उसके लिए स्पेशल परमिशन ली जाती है थ्रू एचओडी, वो सब अब अभी देखते हैं। आपको याद रखना है कि जो गैर सरकारी राशि आपने प्राप्त की है वो आपको पीडी खाते में रखनी है, ठीक है। जैसे हमारे जो पीडी खाते में रकम रहती है, फिर वो हम स्पेसिफिकली छात्रों के हितों के लिए यूज़ करते हैं। हमारे कॉलेज के जो बच्चे हैं, कोई खर्चा एक्सपेंडिचर उनसे ही रिलेटेड है, उनके लिए फर्नीचर मंगाया, उनके लिए लैब्स मंगाई, उन लैब्स के लिए इंस्ट्रूमेंट मंगाए, उनके लिए बुक्स मंगाई, तो उस पीडी खाते में से हम स्पेसिफिकली बच्चों के लिए ही पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो खैर याद हो गया होगा। बाकी वैसे ऑप्शन थे कि आप इस गैर सरकारी राशि को बैंक खाते में रखेंगे, डबल लॉक में रखेंगे, सिंगल लॉक में रखेंगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पीडी खाते में रखना है। अब क्या होता है, मैंने क्यों कहा इसे 50-50 का नियम कहेंगे, ये अभी आपको बात समझ में आ जाएगा। ये जो नियम है, ये जो नियम आप पढ़ रहे हैं, वो नियम संख्या 50 है, और इसके लिए जो आप प्रपत्र मेंटेन करेंगे उसका नंबर भी 50 है। तो ऐसे बहुत रेयर चांस होते हैं, पर यहाँ है तो इसको आप याद कर सकते हैं, आसानी से याद हो जाएगा। अब क्या है कि देखो, कहता है सरकारी कर्मचारी, यहाँ लिखा है सरकारी कर्मचारी जिसने गैर सरकारी राशि या निधि का लेन देन करने की अपेक्षा की गई है। तो जो बंदा इस नॉन गवर्नमेंटल फंड को या नॉन गवर्नमेंट मनी को ऑपरेट कर रहा है, वो क्या करेगा, वो ट्रेजरी में, जिस ट्रेजरी में वो कंसर्न्ड है या उसके एरिया में जो ट्रेजरी लगती है, उस ट्रेजरी में एक पीडी खाता खोलने के लिए विभागाध्यक्ष के मार्फत संबंधित कोषाधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। तो सिंपली क्या है, देखो हमारे कॉलेज वाले हुए, जो प्रिंसिपल सर हुए, वो है हेड ऑफ ऑफिस। मान लीजिए पीडी खाता हमें खुलवाने की ज़रूरत है, तो पीडी खाता कहाँ खुलेगा, ट्रेजरी में। लेकिन इसके लिए रिक्वेस्ट हम करेंगे वो एचओडी के मार्फत करेंगे। समथिंग हम बताएंगे कि हमें कुछ राशियाँ प्राप्त हो रही है, जैसे पीडी खाते में जमा कराए जाने की आवश्यकता है, तो एचओडी आवश्यक कार्रवाई करवाएं, आपसे अपेक्षा है। तो एचओडी इनको रिक्वेस्ट करेगा। फिर बाकी सारा प्रोसीजर है कि मैपिंग करना और ऑफिस आईडी वगैरह, लॉगिन पासवर्ड, वो सब प्रोसीजर है, वो छोड़ दो, ठीक है। इसके बाद है समस्त गैर सरकारी राशि जैसे ही प्राप्त होगी उसे कोषागार में तुरंत जमा करा दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, आपको तुरंत उसे पीडी खाते में जमा करा देना है। यानी हम कॉलेज में बच्चों से जो फीस लेते हैं उसमें कुछ पार्ट हमें गवर्नमेंट के लिए रखना होता है और कुछ पार्ट हमें पीडी में जमा कराना होता है। ऐसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट शामिल है। मेरे लिए चूंकि मैं कॉलेज शिक्षा से हूँ तो मुझे वहाँ का थोड़ा बहुत पता है, बाकी हर विभाग का अपना नियम होता है, ठीक है। और इसके लिए मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि उसके जो रूल होते हैं प्राप्तियों को संभालने संबंधित रूल, वो उनके विभागीय विनियमों से तय होते हैं। जो संग्रहकर्ता विभाग होता है उसके खुद के विभागीय विनियम दिए होते हैं। जीएफ&आर में तो जनरल रूलिंग लिखी होती है। ऐसी राशि निधि का लेखा सरकारी राशि के लेखों से पूर्ण रूप से अलग होगा। तो आप पैसा मिक्स नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट मनी को मिक्स नहीं करेंगे, आप ऐसे पैसे को अलग से ही रखेंगे। और इसके लिए आपको एक GA50 में एक अलग से कैश बुक रखनी है। तो कैश बुक का प्रारूप है जो GA50 में गिवन है, आपको वो फॉलो करना है। और ये सारी बातें इंग्लिश में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या मैं हमेशा की तरह करूँगा। जो इस वीडियो में नए हैं, इस वीडियो की सिंपली और इन सारे GF&R के वीडियोज़ की PDF हमने अवेलेबल कराई है। उसके लिए आपको हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा, या हमारा जो कॉमर्स पॉइंट ऐप है, हमारे उस कॉमर्स पॉइंट ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा, ठीक है सर। चलिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पदीय स्थिति में प्राप्त की गई गैर सरकारी राशि के लिए रोकड़ पुस्तक का प्रारूप है। सपोज कीजिए आपने वो नियम सुना है, तो फिर आप कितना आराम से इसको कर पाते कि क्या बात है, सरकारी कर्मचारी है, उसका जो पोस्ट है इसलिए उसने पैसा प्राप्त किया, वो पैसा गैर सरकारी राशि है, उसके लिए जो कैश बुक मेंटेन की जाएगी उसके लिए 50-50 का रूल है, तो GA50। तो सिंपली ऑप्शन वैसे 51, 48, 49 भी थे, GA50 इसका हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं कहता, मेरे लिए तो मुश्किल है, पर क्योंकि आपने जॉब लेनी है तो कम से कम जो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं या जो इम्पॉर्टेंट GA हैं वो आपको याद कर लेने चाहिए। शायद मैं एग्ज़ाम में जाता तो सारे तो याद ना करता, तो लेकिन 10-15 फॉर्मेट तो मैं याद कर लेता जो पक्के मुझे याद हों। ज़्यादा के लालच में मैं थोड़े भी भूल जाता, तो मैं जो मुझे पक्के याद हो सकते हैं या जो बार बार फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं या इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं कि यार ये तो वो आप याद कर लीजिए। अगर आपने 2-3 क्वेश्चन भी उसके भरोसे ज़्यादा लगा दिए तो आप रेस में बहुत आगे होंगे। खैर, रूल 50 क्या कहता है, गैर सरकारी राशि या निधि, राशि के लिए मनी और निधि के लिए फंड वर्ड आता है। तो गैर सरकारी राशि का लेखा सरकारी राशि के लेखों से पूर्ण रूप से अलग रखा जाएगा। एक तो ये बार बार जिद लगा के बैठा है कि इस पैसे को
गवर्नमेंट पैसे से अलग रखा जाएगा और इस पर्पज़ से आपको GA50 में एक अलग से कैश बुक संधारित की जाएगी। तो हमारे कॉलेज की 2 कैश बुकें हैं, जैसे मैंने बताया, एक विकास समिति की कैश बुक है, एक PD वाली कैश बुक है, ठीक है। ऐसे ही जिस डिपार्टमेंट में आप जाएंगे वहाँ होगा। स्थानीय या गैर सरकारी निधियों के लेखों की विस्तृत ऑडिट की जाती है। ये जो नॉन गवर्नमेंट मनी वाला आप पैराग्राफ पढ़ते जाओगे तो उसमें 8वें 9वें पॉइंट तक आते आते एक आएगा कि इसकी ऑडिट कौन करेगा। तो इसकी ऑडिट AG कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसकी ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे वर्ड जो आ रहा है ना, बार बार गौर कीजिए, लोकल फंड वर्ड आ रहा है। तो नॉन गवर्नमेंट मनी और लोकल फंड के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखिए कि इनकी ऑडिट की जा सकती है AG द्वारा या इनकी ऑडिट की जा सकती है डायरेक्टर लोकल फंड डिपार्टमेंट द्वारा। तो ये बिल्कुल सही है, बोथ ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। मैं इससे संबंधित नियम आपको बता देता हूँ। रूल संख्या 50 में छोटे छोटे सब रूल्स हैं, 1 2 3 ऐसे करके 9th रूल पे आएगा। वहाँ पे लिखा है स्थानीय निधियों के, और ये पैराग्राफ चल रहा है नॉन गवर्नमेंट मनी का, और वहाँ पे लिखा हुआ है स्थानीय निधियों के विस्तृत लेखों की महालेखाकार / निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। तो ये जो पैसा है PD वाला, इसकी बाकायदा ऑडिट होती है, डेफिनेटली होती है। तो इसकी AG द्वारा ऑडिट हो सकती है या ये भी ऑडिट करने के लिए आ सकते हैं। वैसे एक लोकल फंड में क्या आते हैं तो मैं कुछ आपको शब्द बताता हूँ। द मेन क्लासेस ऑफ लोकल फंड आर, तो फंड ऑफ इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, फंड ऑफ म्यूनसिपैलिटी, फंड ऑफ पंचायत समितिज पंचायत, फंड ऑफ डेवलपमेंट अथॉरिटीज, कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ऑफ यूनिवर्सिटी एंड एडेड इंस्टीट्यूशन, फंड ऑफ जिला परिषद, फंड ऑफ राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फंड ऑफ राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, फंड ऑफ कृषि उपज मंडी, फंड ऑफ हाउसिंग बोर्ड, फंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अदर इंस्टीट्यूशन। तो ये सब समझो एक लोकल फंड के एग्जाम्पल हैं। तो इनमें से वो कुछ फंड्स के नाम दे देगा और पूछ लेगा इनमें से कौन लोकल फंड का एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी, या नन ऑफ द अबव या बोथ ऑफ या ऑल ऑफ द अबव समथिंग, एक ऑप्शन बना के आपको दे देगा। तो ये सारे आपको याद रखना है। बेसिकली इसमें आप देखिए पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तो हो गए। लाइट वाले से रिलेटेड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका ये जो बसें होती है अपनी राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें होती हैं। मंडियों में होती है कृषि उपज मंडी होती है, हाउसिंग बोर्ड होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। जितना याद करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना बढ़िया एग्जाम लगा के आओगे। और ऐसे 12 पेपर हैं आपके अलग अलग जूनियर अकाउंटेंट एंड TRA वाले एग्जाम में। तो ठीक है, चलिए। गैर सरकारी राशि को परिचालित करने वाला कार्यालय अध्यक्ष, ये लगातार क्वेश्चन लाइन से जो आ रहे हैं ना, ये सारे नॉन गवर्नमेंट मनी के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर 4 का नाम ही क्या है वैसे? का नाम है वैसे सरकारी धन की प्राप्ति, उसकी अभिरक्षा और कोषागार में उसका भुगतान। तो गवर्नमेंट मनी के साथ साथ नॉन गवर्नमेंट मनी के भी रूल लिखे हुए हैं कि नॉन गवर्नमेंट मनी को जो हेड ऑफ ऑफिस ऑपरेट करेंगे वो लघु खर्चों के लिए प्राप्ति का सीधा उपयोग कर सकता है, खर्चों के लिए प्राप्ति का सीधे उपयोग नहीं कर सकता है। सभी खर्चों के लिए आवश्यक होने पर कोषागार से राशि आहरित करेगा। तो A सही है और C सही है। अब ये क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा, अभी थोड़ी देर बाद आएगा कि गवर्नमेंट फंड का डायरेक्ट उपयोग कर सकते हो क्या, थोड़ी देर बाद आएगा। तो गवर्नमेंट फंड में तो ये बोलेगा कि डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चल रहा है नॉन गवर्नमेंट फंड का आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो क्या, छोटे मोटे खर्चों के लिए। यहाँ पे भी कंडीशनल है, छोटे मोटे खर्चों के लिए आप नॉन गवर्नमेंट फंड का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। तो आंसर है हाँ, कर सकते हैं। तो इसका आंसर कुल मिला के पहला सही है, कर सकते हैं। और कोषागार से तो राशि आहरित कर ही सकते हैं, वो तो सही है ही है। तो A and C। अब आप इसको देख लीजिए नियम। नियम संख्या 51 का 7वां भाग कहता है छुटपुट खर्चों को, छुटपुट खर्चा जिसको बोलते हैं अपन पैटी एक्सपेंसेस, पैटी एक्सपेंसेस को वहन करने के लिए ये जो फंड को ऑपरेट करता है, जो संस्था का अध्यक्ष है, संस्थान का सबसे हेड है, हेड ऑफ ऑफिस इसको बोलते हैं, वो प्राप्तियों को इस प्रयोजन के लिए उपयोग में ला सकता है। तो देखिए बहुत सारे और YouTube चैनल हैं, उन पे रूल्स को समझाया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। और बस मैं मानता हूँ कि रूल के साथ साथ अगर उसका क्वेश्चन कैसा आ सकता है वो भी मिल जाए तो फिर चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है। तो वहाँ पे वो कंटेंट अवेलेबल था, आप उसे भी कंज्यूम कीजिए जो रूल्स वगैरह बताए गए हैं। और उसके बाद आप MCQs को भी कीजिए। अब ये लाइन पूरी समझ में आती है कि छुटपुट खर्चों को वहन करने के लिए इस उपयोग में, इस प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ से तो ये लाइन होगी, तथा यदि किसी विशेष अवसर पर फंड इनसफिशिएंट पाए जाएं, अपर्याप्त पाए जाएं, तो अधिकारी चेक द्वारा इम्प्रेस के रूप में राशि प्राप्त कर सकेगा। मतलब वो ट्रेजरी से भी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। इम्प्रेस का मतलब वैसे जनरली होता है एडवांस मनी, ठीक है। छोटे मोटे खर्चों के लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है, वैसे वहाँ लिखा है सारे ही खर्चों के लिए। अब आप देखिए ध्यान से पढ़िए, वहाँ पर देखिए सारे खर्चों के लिए लिखा है, सारे खर्चों के लिए आप
इम्प्रेस्ड अमाउंट यूज़ कर सकते हैं और छुटपुट खर्चों के लिए डायरेक्ट अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है कार्यालय अध्यक्ष द्वारा रोकड़ पुस्तिका की आकस्मिक जांच प्रत्येक महीने न्यूनतम की जानी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हेड ऑफ ऑफिस है, मान लीजिए हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल है, तो उनसे क्या उम्मीद की गई है कि वो महीने में एक बार तो कैश बुक को जांचेंगे। ये रूटीन चेकिंग होगी, महीने में एक बार वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इसके अलावा आकस्मिक जांच भी करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे आकस्मिक जांच से रिलेटेड है कि एकदम से वो धावा बोल देंगे, करना चाहिए है ना, कि वो महीने में एक बार अचानक आएंगे और कैशियर को बोलेंगे लाओ साहब कैश बुक लाओ, कितना कैश पड़ा है अलमीरा में वो बताइए, उसका मिलान करेंगे और मिलान होना चाहिए। ठीक है, तो महीने में एक बार, ऐसे रोज रोज झटके देने की ज़रूरत नहीं है। माह में एक बार है। वैसे ऑप्शन में तो ये भी लिखा है कि वर्ष में एक बार बहुत है, वर्ष में 2 बार बहुत है, लेकिन नहीं। अगर आप देखो ना, जितनी फ्रीक्वेंट आकस्मिक जांच होगी तो कैशियर उतना मुस्तैद रहेगा, वो अपनी कैश बुक को टाइम टू टाइम अपडेट करेगा। उसे कभी भी पता है कि कभी भी हेड ऑफ ऑफिस आ सकते हैं और गड़बड़ हुई तो लेटर पकड़ा देंगे और नोटिसेज मिल जाएंगे एंड फिर जवाब देना पड़ेगा। इसका नियम क्या है नकद शेष का सत्यापन का? रूल संख्या 51 कहती है प्रत्येक महीने के अंत में जो हेड ऑफ ऑफिस है वो रोकड़ पुस्तक के कैश को वेरीफाई करेंगे और इस संबंध में एक सर्टिफिकेट बनाकर उस पर हस्ताक्षर करेंगे मैं तारीख, दैट इज़ ये रूटीन चेकिंग का नियम है। वो अपने साइन करेंगे और डेट लगाएंगे मतलब पता लगेगा कि कब जांच हुई थी। ठीक है, और एक और बात है कि कार्यालय अध्यक्ष माह में एक बार आकस्मिक जांच भी करेंगे, वो रूटीन जांच थी। इसके अलावा महीने में एक बार वो सरप्राइज विजिट भी करेंगे और जो कैश बुक में कैश बोल रहा है और अलमीरा में जो कैश वास्तव में बोल रहा है उसका मिलान करेंगे और अगेन इसका भी वो एक प्रमाण पत्र बना के देंगे और कि जांच कर ली गई है। इसको वो बोलते हैं फाइंड ओके, वेरीफाइड एंड फाउंड ओके, ऐसा समथिंग वो लिख देते हैं कि हाँ भाई सब ठीक है और अपने साइड में कर देंगे। ठीक है, सिंपल। चलिए, इसके बाद है सरकारी खातों में राशि जमा कराने हेतु निर्धारित चालान का प्रपत्र है GA 57, GA 51, 50, 56, 57 है। तो अगर आपको गवर्नमेंट अकाउंट्स में फंड जमा कराना है तो आपको GA 57 देना होगा भर के। अभी नियम देख लीजिए। कहता है रूल संख्या 54(2) चालान हमें गवर्नमेंट को जब पैसा जमा कराना होता है, मान लीजिए TDS का, GST का या किसी का भी पैसा जमा कराना होता है, तो कहता है कि इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के अध्ययन रहते हुए या जब तक कि सरकार किसी वर्ग के लेन देन के संबंध में अन्यथा निर्देश नहीं देती है, कोई भी व्यक्ति जो सरकारी लेखों पर कोषागार या बैंक में राशि का भुगतान करता है वो प्रपत्र 57 में एक चालान प्रस्तुत करेगा। तो प्रपत्र 57 है गवर्नमेंट फंड में पैसा जमा कराने के लिए आपको चालान बनाना है। चालान में आप क्या लिखेंगे कि आप किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, आप किस विभाग के अधिकारी के खाते में चाहते हैं कि पैसा क्रेडिट हो जाए, यानी कौन से डिपार्टमेंट में जाके पैसा क्रेडिट हो जाए, और अगर आपको रिसिप्ट चाहिए तो रिसिप्ट के लिए जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स हैं वो भी आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको भर के देने हैं। एक और बात है, अलग अलग अकाउंट हेड में जमा कराने के लिए आपको अलग अलग चालान उपयोग में लिए जाएंगे। दैट इज़ आप एक चालान का उपयोग एक अकाउंट हेड के लिए करेंगे। अगर आपको TDS का भुगतान करना है तो आप उसका अलग चालान भरेंगे, अगर आपको GST का भुगतान करना है तो आप उसका अलग चालान भरेंगे। अगर मान लीजिए आपको हम कॉलेज के कुछ बच्चों से लेट फीस या पेनल्टी लेते हैं तो उसके लिए एक अलग अकाउंट हेड है तो आप उसमें भरेंगे। तो जो प्रॉपर हेड है उसमें भरेंगे। ये सारी बात इंग्लिश में लिखी है। एक तो 57 नंबर याद कीजिए। बार बार मैं दोहरा इसलिए रहा हूँ, आपको लगेगा सर एक बार बार क्यों बोल रहे हो, ये बार बार दोहराने से याद होगा। ये बहुत ही नॉर्मल से आप पढ़ा जाने वाला सब्जेक्ट नहीं है, 2 रीज़न से। एक तो जो चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड का हो चाहे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का हो, GFR किसी ने कभी नहीं पढ़ी। मैंने PG तक की पढ़ाई की है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है, उसके बाद नेट भी लगाया है, ऑब्वियस सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगाया है, इसके अलावा साइड बाय साइड CA की पढ़ाई भी की है, लेकिन उन सब में भी कहीं पे भी GFR नहीं था। तो इसीलिए आप मेरे बोलने में भी देख रहे होंगे कि वो फ्लो नहीं है जो नॉर्मली शायद मेरे और वीडियोस में होता है, क्योंकि इसमें बहुत संभाल के बोला जाता है और बहुत नियम है, तो उस तरह से ही है। तो इसको आप मनचाहे तरीके से पढ़ भी नहीं सकते। तो 2 3 बार पढ़ेंगे बोलेंगे तो आपको जहन में कुछ बैठेगा और फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया तो आप डेफिनेट लगा देंगे। तो लास्ट में लिखा है सेपरेट चालान शैल बी यूज फॉर मनी क्रेडिटेबल टू डिफरेंट हेड ऑफ अकाउंट्स। आपको अलग अलग चालान्स का प्रयोग करना है। चलिए सर कुछ क्वेश्चन और बाकी है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है,
तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं, और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है, सरकारी राशि को प्राप्त करने वाला कार्यालय अध्यक्ष खर्चों के लिए प्राप्ति का सीधे उपयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। खर्चों के लिए प्राप्ति का अत्यावश्यक होने पर ही सीधे उपयोग कर सकता है, नहीं कर सकता। प्राप्तियों का व्यय के लिए सीधे उपयोग किया जाना पूर्णतः निषिद्ध है, बिल्कुल सही है। तो अब आप देखिए, पहले थोड़ी देर पहले आपने कहा था गैर सरकारी राशि को ऑपरेट करने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है, उसमें अपन ने कहा था कि वो लघु खर्चों के लिए इसका यूज़ कर सकता है, लेकिन सरकारी राशि को प्राप्त करने वाला इसका डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकता। ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, साफ साफ मना किया हुआ है। तो अब आपका ये सुना हुआ है, आसानी क्वेश्चन है, कोई नियम नहीं, सिंपल, मतलब नियम ही है ये, पर कोई नियम संख्या का लफड़ा नहीं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप जाके लगा देना, सिंपल, ठीक है। बाकी है तो जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हो नियम संख्या से ही है। किस्मत खराब हुई तो वो नियम संख्या पूछेगा, लेकिन कई बार बच्चा डरता है कि सर कितने नियम में याद करूंगा। अरे तो ठीक है, मत याद कर, बस ये तैयार रहना कि तेरे हो सकता है 2-3 क्वेश्चन ही आएंगे जिसमें नियम संख्या पूछी जाएगी, तो वहां तू चूक जाएगा, इतनी सी बात है। इसलिए मैंने को मध्यम रास्ता बताया। सारे नियम याद करने की जरूरत नहीं है, 10-15 नियम जो बार बार आ रहे हैं तुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, उनके नियम संख्या, उनके प्रपत्र संख्या याद कर लो, दैट्स इट। ताकि 2-3 में से फिर 1-2 तो लगा लो, ओके, ठीक है। सिवाय उन मामलों के कि जिनमें सरकार द्वारा इस नियम का पालन न करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो, व्ययों हेतु प्राप्तियों का विनियोग करना पूर्णतः निषिद्ध है। एक आप ना लैंग्वेज में खास तरह की टोन देखते हैं, देखो वो ये भी लिख सकते थे कि व्ययों हेतु प्राप्तियों का विनियोग करना पूर्णतः निषेध है, बात ही खत्म हो जाती। लेकिन ना ये हमेशा आप देखना नियमों में गुंजाइश छोड़ते हैं कि जब तक सरकार द्वारा अलाउ ना कर दिया जाए, जब तक सरकार द्वारा कह न दिया जाए, इसका मतलब है एंड कंट्रोल आप देखना सरकार अपने पास रखती है, इसीलिए तो उसको सरकार कहते हैं।
ठीक है। गवर्नमेंट में क्यों आदमी होना चाहता है या पावर में आदमी क्यों होना चाहता है, इसी रीज़न से होना चाहता है क्योंकि जो नियम बने हुए होते हैं ना, उन नियमों में कहीं ना कहीं गली होती है उनके लिए कि वो अपने हिसाब से उसे यूज़ कर सकते हैं। एक नियम सामान्य नियम होता है, पर आप सब में देखो जब तक ऐसा ना कह दिया गया हो, जब तक स्पेशल अनुमति ना दे दी गई हो, इस तरह की टोन जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो नियम संख्या 58 में लिखा हुआ है। ओके, चलिए। कार्यालय अध्यक्ष या आहरण एवं वितरण अधिकारी, जिनको डीडीओ बोलते हैं, तो हेड ऑफ ऑफिस या डीडीओ को सभी प्रकार की प्राप्तियों के संधारित विवरण का कोषागार में जमा कराई गई राशि के शेड्यूल से मिलान करना होगा। तो हमने अंक मिलान पहले भी सुना है कि जो भी पैसा आप ट्रेजरी में जमा कराते हो उसको फिर आप एक स्टेटमेंट से मिलान करोगे। ये काम आपको करना है महीने में एक बार, महीने में एक बार करना है। बाकी तो ऑप्शन गलत है, महीने में 2 बार, साल में 1 बार, 2 बार, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। क्या नियम है ये, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कार्यालय अध्यक्ष कौन हुए, हेड ऑफ ऑफिस। हेड ऑफ ऑफिस ही कौन होते हैं, डीडीओ। लेकिन हमने पहले वीडियो में देखा था, फर्स्ट वीडियो में, कि हेड ऑफ ऑफिस अगर चाहे तो रूल 3 ख की बी बोलते हैं कि पावर को यूज करते हुए अपना पावर किसी को डेलीगेट कर सकता है। तो खैर, बात चल रही है डीडीओ या हेड ऑफ ऑफिस की। उसको क्या करना है, 1 महीने में कोषागार में प्रेषित प्राप्तियां, 1 महीने में यानी वंस इन अ मंथ, जो ट्रेजरी में हम पैसा भिजवाते हैं, आप रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, पैसा ट्रेजरी में भिजवाते हैं, उसका एक स्टेटमेंट तैयार करवाएगा, यानी उसके नीचे जो बंदे होंगे उनसे तैयार करवाएगा, करा लिए। तथा माह के समाप्त होने के बाद माह के दौरान कोषागार में जमा कराई गई राशि की शुद्धता के प्रमाण के लिए कोषागार के शेड्यूल से उसका मिलान करेगा। और बाद में ट्रेजरी का जो शेड्यूल होता है वहाँ से आप मिलान करेंगे। तो सिंपली आपने क्या करना है, जितना पैसा आपने ट्रेजरी में भिजवाया है उसका एक स्टेटमेंट निकलवाइए, और फिर ट्रेजरी का एक शेड्यूल है उसे डाउनलोड कीजिए या लेके आइए, जैसी भी स्थिति है, उससे आपको मिलान करना है। क्यों करना है, ताकि सब शुद्ध है, सब सही है, ये हो जाए। बहुत देर ना हो जाए, इसलिए साल के अंत में करने की ज़रूरत नहीं है, महीने के अंत में, महीने में एक बार आपको करना है, महीना पूरा होने के बाद। उसके बाद क्या है, कोषागार अधिकारी अपने अभिलेख से उसका मिलान इस प्रकार तैयार किए गए विवरण को उस प्रकार हस्ताक्षर करके लौटा देगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने ट्रेजरी में जो पैसा जमा कराया है उसका आपने स्टेटमेंट बनाया, फिर वो आप स्टेटमेंट या जो भी कैश बुक या जिसमें भी आपने मेंटेन किया है वो आप ट्रेजरी भिजवा दीजिए। ट्रेजरी वाला अपने रिकॉर्ड से उसको मिलान करके, वेरीफाई करके, साइन वाइन करके आपको रिटर्न कर देगा। तो आपको भी तसल्ली हो जाएगी कि जो आपके पास है ट्रेजरी में भी वही बोल रहा है, खुद ट्रेजरी ने इस बात की तस्दीक की है, इस बात को कंफर्म किया है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो विभागीय अधिकारी उसे शुद्ध करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई फिगर मिसमैच हो जाता है, आपने कोई फिगर वहाँ भेजा था और कोई फिगर वहाँ पे है वो अलग है, तो कोई बात नहीं, वहाँ से आ जाएगा कि ये फिगर का डिफरेंस चल रहा है, आप उसको ओके कर देना। चलिए, महीने में एक बार था ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है अभी का, खजांची यानी कैशियर या राजकीय राशि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के कर्तव्य हैं। तो जो कैशियर है या जो जिसको हमने कैश का ये काम सौंपा है उसकी क्या जिम्मेदारी है, राशि प्राप्त करना, उसकी उचित रसीद देना। बिल्कुल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बिना रसीद काम नहीं होता। आप जिससे भी राशि लेते हैं तो बदले में आप उसको ड्यू एक रिसिप्ट देंगे, फिर उसके बाद आपको उसको कैश बुक में एंट्री करनी है। आप रसीद काट के मस्त हो जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपके ऊपर कैशियर का जिम्मेदारी डाल दिया गया है तो ये जिम्मेदारी आपकी है। और बैंक से राशि लाना ले जाना, नकद राशि की, बिलों की, वाउचरों की, प्रयुक्त और अप्रयुक्त रसीद बुकों, चेक बुकों आदि की अभिरक्षा करना, ये सब भी कैशियर का काम है। तो जो भी देखिए आपसे रिलेटेड चीज़ें, रिसीट बुक हुई, चेक बुक हुई, वाउचर्स हुए, बिल्स हुए, बैंक में राशि जमा कराना, कभी कभी विड्रॉ करना, इन सब ये सारे कर्तव्य आपके कैशियर के ही कर्तव्य हैं, ऑल ऑफ द अबव। और अभी मैं एक लिस्ट बता रहा हूँ, इसमें करीबन 11 लाइनें आएंगी। तो खजांची के नियम संख्या 60 में क्या लिखे हुए हैं कि उसके क्या कर्तव्य हैं। पहला है राशि प्राप्त करना, उचित रसीद देना, देख लिया हमने। उसके बाद है रसीदों, रसीदी चालानों, वाउचरों, अन्य सहायक लेखा अभिलेखों से रोकड़ पुस्तिका में लेखांकन और उसकी उचित अभिरक्षा हेतु संधारण। देखिए, आप होता क्या है, आप रसीद काट के उसको दे देते हो, लाइन से 25 लोग खड़े हैं, आप उस समय तो रसीदें ही काटोगे, कैश बुक में लिखोगे नहीं। तो पहले तो रसीदें दे दी जाती हैं और फिर उसकी जो कार्बन कॉपी होती है, तो मेक श्योर कार्बन लगाना है नीचे। तो उसकी जो कार्बन कॉपी है, या आपके पास कोई रिसिप्टेड चालान आया, ठीक है, जैसे हम चालान के थ्रू हम जमा कराते हैं, तो किसी ने हमारे पास रिसिप्टेड चालान से पैसा जमा कराया, ठीक है, जैसे बच्चे होते हैं तो वो चालान के थ्रू फीस जमा कराते हैं, ठीक है, रिसिप्टेड चालान के थ्रू। तो उन सब की मदद से हम कैश बुक को मेंटेन करेंगे और फिर कैश बुक को संभाल के रखेंगे। उसके बाद है ट्रेजरी में राशि ले जाना, लाना, ठीक है।
अपने प्रभार के अंतर्गत नकद, शेष, प्रतिभूतियों, मूल्यवान वस्तुओं की अभिरक्षा एवं सुरक्षा, तो ये सब उसको संभालना है। कैश बुक सिंपल नियम है, तो ये सारे पढ़ने हैं, ये सारे नियम आपके पढ़े हुए हों। बिलों, वाउचरों, जो रसीद बुकें खाली हैं वो भी आपको संभाल के रखनी है, मतलब जिन जो अभी तक यूज़ नहीं हुई हैं उनको। जो चेक बुकें अनयूज़ हैं या जो चेक बुक चल रही हैं वो सब संभालनी है आपको। प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए बिलों, आदेशों, स्वीकृतियों आदि के अनुसार विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान करना, बिल्कुल ठीक है। सैंक्शन वैंक्शन हो गई है, पेमेंट करना है। मान लीजिए जिसने आपका कैंपस ब्यूटिफिकेशन का काम किया या जिसने आपकी मरम्मत का काम किया, एक बार सैंक्शन होके आ गया, डीडीओ ने सैंक्शन कर दिया, पेमेंट ऑर्डर दे दिया, फिर आपको उसको भुगतान करना है। यह भी सुनिश्चित करना है कि राशि का भुगतान वास्तविक प्राप्तकर्ता को किया गया है। तो आप भुगतान करते हैं तब सामने वाले से उसका आधार कार्ड वगैरह ले लेते हैं ताकि सही आदमी को पेमेंट हो रहा है, और रसीद वगैरह देना। उसके बाद है मतलब पेमेंट हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रसीद हम लेंगे, कोई हमें पेमेंट करेगा तो हम रसीद देंगे। डाक सेवा टिकटों का लेखा, बहुत सारी डाक बनती है जो एचओडी को डाक भेजनी होती है, तो रोज रोज रेवेन्यू स्टैंप नहीं खरीदे जाते। 500, 1000, 2000 रुपये के स्टैंप, पोस्टल स्टैंप की बात कर रहा हूँ। एक रेवेन्यू स्टैंप होते हैं, वो अलग होते हैं। पोस्टल स्टैंप्स खरीद लिए जाते हैं और उनकी भी कस्टडी करनी होती है। इसके अलावा और भी है। बिल प्रेषण पंजिका का संधारण, आप जो बिल भिजवाते हैं, बिल रजिस्टर होता है, उसमें सारे बिल चढ़ाए जाते हैं, चाहे हम विकास समिति से देवें या पीडी से देवें, हम उसके अंदर सारे बिल चढ़ाते हैं। इसके अलावा कार्यालय व्यय, सामान की खरीद के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम का समायोजन करना तथा इन नियमों के अनुसार उनके संवेतन से अव्यतीत शेष राशि की वसूली करना। तो अगर ऑफिस के खर्चों के लिए या सामान की खरीदी के लिए, या जैसे मैंने कहा कैंप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने कुछ एडवांस दिया है उनको, तो बाद में जब उनके खाते में पैसे आ जाते हैं तो फिर उनसे वसूली करना। अगर वो नहीं दे पाते तो फिर उनको सैलरी में से डिडक्ट किया जाएगा। जब उनकी तनख्वाह बनेगी तो जितना पैसा उन्होंने जमा नहीं किया है, जितने पैसे का हिसाब नहीं दिया है, वो उनकी सैलरी में से काट लिया जाएगा। उसको आरओपी बोलते हैं, रिकवरी ऑफ पेमेंट। दैनिक रोकड़ पोस्ट के इति शेष के संदर्भ में रोकड़ की वास्तविक जांच करना। देखो इति शेष मतलब जो अंत में आता है, ठीक है। तो अंत में जो आपका कैश बैलेंस आता है और आपकी अलमारी में जो कैश रखा है, उसकी जांच करने का प्रारंभिक कर्तव्य खजांची या कैशियर का है। उसके बाद मैंने कहा कि जैसे डीडीओ आके महीने में एक बार जांच करेंगे, इसके अलावा वो महीने में एक बार सरप्राइज विजिट भी करेंगे, तो आपको ये पहले से ही करके रखना है। उसके अलावा नकदी संबंधी अन्य कोई कर्तव्य जो डीडीओ द्वारा सौंपे जाएं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और, अब देखो 10 तक तो था बता दिया, ये तो करना ही है। उसके बाद भी 11वें में एक तरह से रेजिडुअल नियम दे दिया कि इसके अलावा भी कैश के संबंध में जो भी निर्देश आपको डीडीओ देंगे, आपको वो सारे काम करने हैं। ये काम सारे के सारे हिंदी और इंग्लिश में लिखे हैं, आप आराम से पढ़ लेंगे। पहले वाले चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये पहला था, और इसके बाद जस्ट दूसरा था, इसके अंदर सारे नियम लिखे हैं। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम जब तक नहीं हो जाता तब तक हम इसकी तगड़ी तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।